हेलो एवरीवन, आई एम स्वाति एंड वेलकम टू द कंप्लीट सीरीज ऑफ पाइथन फॉर डेटा साइंस। आज हम शुरू कर रहे हैं अपना लेक्चर जिसका टॉपिक आज है बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ पाइथन। ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसे आप बार बार अगर आप प्रोजेक्ट्स पे भी काम करेंगे वहां भी यूज आएगा। इन जनरल बहुत फ्रिक्वेंटली आप इस टॉपिक को यूज कर रहे होंगे। तो आज की क्लास में पूरे फोकस के साथ जरूर पढ़ाई करिएगा। इसके साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट है कि आज की क्लास में हम लोग बहुत सारा कोड लिख के प्रैक्टिस करेंगे, कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे और कुछ होमवर्क भी मैं आपको दूंगी, कुछ असाइनमेंट के प्रैक्टिस क्वेश्चंस। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएगी आई स्किल के वेबसाइट में जहाँ पे फ्री डेटा साइंस का कोर्स अवेलेबल है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नोट्स आपको कैसे मिलेंगे, इसके बाद शुरू करते हैं क्लास आज की। तो इसके लिए आपको सिंपल सा द आई स्किल की वेबसाइट पे जाना है। आप गूगल पे जाएंगे और वहां पे जाके लिखेंगे theiskill.com। तो आपको यहाँ पे द आई स्किल की जो वेबसाइट है वो सबसे पहले मिल जाएगी। यहाँ पे आपकी वेबसाइट ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ पे देख सकते हैं टॉप में एक्सप्लोर कोर्सेज का आपको ऑप्शन मिलेगा। हम जाके क्लिक करेंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ पे कई कई सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं जहाँ पे हम यहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा ऑल कैटेगरीज करके, यहाँ पे हियर यू कैन सी। तो यहाँ पे हम जाएंगे और ड्रॉप डाउन में हम सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फ्री कैटेगरी का कोर्स चाहिए, तो हम यहाँ पे फ्री कैटेगरी को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद हम यहाँ देख सकते हैं कि फ्री कैटेगरी के हमारे पास कोर्सेज दिखने लग गए जिसमें से हमें जाना है फ्री डेटा साइंस कोर्स में। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा फ्री डेटा साइंस कोर्स का। हम इस कोर्स को जाके ओपन करेंगे। जैसे ही हम यहाँ इस कोर्स को ओपन करेंगे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख जाएगा डाउनलोड ब्रोशर का और एनरोल नाउ का। तो आप यहाँ से ब्रोशर भी डाउनलोड कर सकते हैं। अब सबसे पहला स्टेप होगा हमारे लिए एनरोल नाउ का। तो हम यहाँ जाएंगे एनरोल नाउ पे, हम जैसे ही क्लिक करेंगे कुछ इस तरीके से हमें यहाँ पे पेज जो है वो देखने के लिए मिलेगा। अब अगर आप दाई स्किल की वेबसाइट पे पहली बार आ रहे हैं तो आपको रजिस्टर करना पड़ेगा, अदरवाइज आप डायरेक्ट भी लॉग इन कर सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे आई स्किल की वेबसाइट में फर्स्ट टाइम अगर आ रहे हैं तो यहाँ पे रजिस्टर नाउ का आपको ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे सिंपली आपको जाना है और यहाँ पे रजिस्टर करना है। तो यहाँ अब हमें बेसिक अपनी डिटेल्स डालना है, जैसे आपके नाम का फर्स्ट नेम, देन आफ्टर यू हैव टू राइट योर लास्ट नेम। इसके बाद आप यहाँ पे अपना ईमेल आईडी डालेंगे। सो हियर आई एम जस्ट राइटिंग द ईमेल आईडी। इसके बाद आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर डालना है। सो आई एम राइटिंग हियर द कॉन्टैक्ट नंबर। अगर यही आपका व्हाट्सएप नंबर भी है तो आप यहाँ पे चेकबॉक्स में टिक कर सकते हैं। देन यू हैव टू सेलेक्ट योर जेंडर और इसके बाद हमें फाइनली यहाँ पे रजिस्टर की बटन दिखेगी, यहाँ पे जाके हमें क्लिक करना है। देन नेक्स्ट यहाँ पे स्टेप होगा ओटीपी वेरिफिकेशन का। तो हम यहाँ चेकआउट कर लेते हैं ओटीपी और हियर वी हैव गॉट द ओटीपी ऑल्सो। तो हम यहाँ जाके ओटीपी डाल देंगे। सो आई एम राइटिंग हियर द ओटीपी। ऑल राइट, इसके बाद आपको यहाँ पे वेरीफाई ओटीपी करना है। जैसे ही आपका ओटीपी यहाँ पे वेरिफिकेशन सक्सेसफुली हो जाएगा आप यहाँ पे अपना पासवर्ड जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। सो लेट्स सपोज मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेती हूँ। आप जो चाहे वो अपना पासवर्ड यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं एंड हियर वी आर क्रिएटिंग द पासवर्ड। अब ये फाइनल हमारा स्टेप सारा कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा आपका डैशबोर्ड। अब यहाँ पे हम जाएंगे एक्सप्लोर कोर्सेज में और यहाँ जाके हम यहाँ पे फ्री कोर्स जो है इसमें हम एनरोल करेंगे। तो एक्सप्लोर कोर्स में जाने के बाद मैं यहाँ पे वापस फ्री कैटेगरी में जा रही हूँ और हमें डेटा साइंस के इस फ्री कोर्स में जाके एनरोल करना है। तो मैं यहाँ पे जो डेटा साइंस वाला कोर्स है इसमें मैं यहाँ पे जा रही हूँ। अब मैंने वापस से इसको ओपन किया, अब मैं प्रॉपर तरीके से रजिस्टर कर चुकी हूँ। अब यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखेगा एनरोल नाउ का। हियर यू गाइस कैन सी, हियर वी आर हैविंग द ऑप्शन फॉर एनरोल नाउ। तो अब यहाँ जाके हम लोग एनरोल नाउ करते हैं। अब इसके बाद इस कोर्स को पढ़ने के लिए कंप्लीटली फ्री है, कुछ भी आपको अमाउंट नहीं देना है, 0 रुपीज है। अब इसके बाद सिंपल यहाँ पे आपको एनरोल नाउ का यहाँ पे एक बटन दिखेगा, नीचे स्क्रॉल करना है, एनरोल नाउ की बटन पे जाके सिंपली क्लिक करना है। बहुत आसान सा प्रोसेस है ये। जैसे ही आप यहाँ पे कोर्स में एनरोल कर लेंगे, अभी हमारा कोई प्रीमियम कोर्स नहीं इसलिए यहाँ खाली दिखा रहा है। फ्री कोर्स में हम जैसे ही जाएंगे हमें यहाँ पे दिखा देगा हमारे फ्री कोर्स में कि हमने फ्री डेटा साइंस का जो कोर्स है इस पे एनरोल किया हुआ है। अब इसके बाद आप यहाँ जा सकते हैं, स्टार्ट कोर्स कर सकते हैं और इस कोर्स को हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। इस कोर्स को आप जैसे ही ओपन करेंगे आपको यहाँ पे सारी की सारी चीजें जो है वो शो होने लगेगी। सो लेट्स जस्ट ओपन द कोर्स।
अब ये कोर्स हमारा ओपन हो चुका है और हम यहाँ देख सकते हैं कि मशीन लर्निंग का ऑलरेडी यहाँ पे लेक्चर्स डला हुआ है निशांत भैया का। इसके अलावा अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ पे पाइथन फॉर डेटा साइंस आपको यहाँ सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे। फर्स्ट वाला जो आपको यहाँ लेक्चर है, यहाँ पे सारा वीडियो लेक्चर मिलेगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे सेकंड देखें तो यहाँ पे आपको नोट्स का भी यहाँ पे सारे के सारे जो भी लेक्चर्स मैं आपको पढ़ाते जाऊंगी, कभी नोट्स होंगे, कभी डेटा सेट होगा, कभी कुछ और फाइल्स होंगी, तो वो सारा भी आपको यहाँ पे मिलते जाएगा। इसके साथ ही आप लोग यहाँ देख सकते हैं कोई डाउनलोड का ऑप्शन है, तो आप यहाँ पे इस नोट्स को डाउनलोड करके भी रख सकते हैं ताकि इन फ्यूचर जब भी आपको जरूरत पड़े आप इन नोट्स की हेल्प ले पाए। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा नोट्स कैसे आपको लेना है। हर एक दिन के जो लेक्चर्स यहाँ पे होंगे सारे के सारे लेक्चर्स का आपको नोट्स इसी तरीके से अवेलेबल हो जाएगा। तो फ्री कोर्स में इस तरीके से आपको एनरोल करना था। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे लेक्चर 1 के टॉपिक्स के साथ। ऑलराइट, तो शुरू करते हैं क्लास आज की लेक्चर नंबर 4, जहां हम बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ पाइथन के बारे में पढ़ेंगे। क्या होता है बिल्ट इन फंक्शंस ऑफ पाइथन, कैसे इसको यूज करते हैं, कितने टाइप्स के बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, हर एक फंक्शन की क्या क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, ये सब कुछ आज की क्लास में डिटेल में देखेंगे। बट अभी ये पिक्चर देख के आप लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे कि पढ़ने तो पाइथन आई थी, क्या इमेज मैम ने डाल रखी है। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ये है बिल्ट इन फंक्शंस इन पाइथन क्या होता है, इसको एकदम आसान भाषा में एकदम सिंपल से एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, हर किसी के हमारे यहाँ पे इंडियन हाउस होल्ड्स में क्या होता है कि गर्मी का टाइम आता है और उस समय बहुत सारे घर में जो होते हैं पिकल्स बनते हैं, अचार जिसको हम बोलते हैं। तो क्या ऑब्जेक्टिव होता है कि एक बार जो होता है घर में दादी नानी मम्मी लोग अचार बना के रख देते हैं बड़ी सी बरनी में, राइट। और हम क्या करते हैं, जब भी हमको जरूरत होती है हम इस बरनी से अचार निकालते हैं कटोरी में और अपने कंजम्पशन के अकॉर्डिंग उसको यूज करते हैं, राइट। यही इसका यूज होता है। ये जो अचार होता है ये सालों तक हमारे घर पे चलते रहते हैं और जब जरूरत होती है तब हम इसका इंस्टेंटली यूज कर पाते हैं। ऐसा नहीं होता कि मुझे अगर अभी अचार चाहिए तो मैं जाके बनाऊं अचार और फिर उसके बाद में उसको यूज करूं। यही एक अल्टीमेट कन्वीनियंस होता है अचार का। तो अचार बनाने का यहाँ पे मतलब ये है, बिल्ट इन फंक्शंस पे आती हूँ मैं। तो अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव यहाँ पे ये होता है, जब हम लोग पाइथन की भाषा में, जब हम लोग प्रोग्रामिंग में बहुत बड़े बड़े लाइंस ऑफ कोड्स लिखते हैं ना, बहुत सारे फंक्शंस लिखते हैं, तो अगर आपको कोई एक ऐसा काम है जो आप बार बार नहीं करना चाहते, आप एक बार एक फंक्शन बना के रख लें और मल्टीपल टाइम्स उसका यूज कर पाए। ठीक वैसा जैसे आपने एक बार अचार बना के रख दिया और मल्टीपल टाइम्स उसका यूज कर रहे हैं, ठीक इसी तरीके से पाइथन में बिल्ट इन फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जो पाइथन ने पहले से बना के आपके लिए रख दिए हैं, राइट। अब आप उसको जब आपको जरूरत है, जब आपकी मर्जी है, तब आप उसको अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं। ये होता है बिल्ट इन फंक्शंस। अब इसको डेटा साइंस से अगर कोरिलेट करके हम लोग थोड़े से इसके केस स्टडी के बारे में थोड़ा समझना चाहें, तो लेट्स सपोज कि मान लो आप काम कर रहे हो, आप कुछ प्रोग्राम्स पे काम कर रहे हो। मान लेते हैं कि आप कोई एक ना वेदर प्रिडिक्शन ऐप बना रहे हो, एक ऐसा ऐप जो वेदर को प्रिडिक्ट करके बता पाए, ठीक है। अब इसमें लेट्स सपोज आपके पास एक कंडीशन आ रही है जहां पे ना आपको टेम्परेचर जो है वो आपको दिया हुआ है फ़ारेनहाइट में और आपको उसको कन्वर्ट करना है डिग्री सेल्सियस में। तो जितने बार आपके पास डेटा आते जाएगा, हर बार आपको फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड पे कन्वर्ट करना है। तो आप क्या करोगे, हर बार नया-नया, हर बार एक-एक टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करोगे, ऐसा तो नहीं होगा, राइट? तो हम क्या करेंगे, हम एक अलग से ना फ़ंक्शन बना देंगे और वो फ़ंक्शन के थ्रू हम लोग जब भी हमारे पास सिचुएशन आए, तो हम फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज कर सकते हैं। एक ऐसा हम लोग फ़ंक्शन बना के अलग से रख देंगे। अब ये फ़ंक्शन मैंने बना दिया, जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ेगी ये फ़ंक्शन क्या करेगा, फ़ारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में बदल देगा। तो ये फ़ंक्शन जो है ये मैं बना रही हूँ, ये आप बना रहे हैं। एक ऐसा फ़ंक्शन जो कि टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदल रहा है। तो ऐसे फ़ंक्शंस जो हम लोग डिफ़ाइन करते हैं, इनको पाइथन में कहा जाता है यूज़र डिफ़ाइंड फ़ंक्शन। लेकिन ऐसे फ़ंक्शन जो पाइथन ने पहले से खुद बना के रख दिए, वो होता है बिल्ट इन फ़ंक्शन। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रिंट, ठीक है? कितने बार हम लोग यूज़ कर चुके हैं इस प्रिंट का। तो ये प्रिंट क्या है? प्रिंट पाइथन में पहले से बना बनाया एक बिल्ट इन फंक्शन है। जितने भी बार हमको ज़रूरत पड़ती है किसी भी चीज़ को प्रिंट कराने की, हम इस प्रिंट को उठाते हैं और इसको यूज़ करना शुरू कर देते हैं। तो ऐसी चीज़ें जो पाइथन को पहले से पता है कि ये बार-बार यूज़ में आएगी ही आएगी, ऐसे फंक्शंस को कहा जाता है बिल्ट इन फंक्शंस। अब ये बिल्ट इन फंक्शंस जो होते हैं, अब अगर मैं जैसे मान लो एक और एग्ज़ाम्पल आपको बताऊँ, जैसे मैं आपको फंक्शंस का अगर मैं एग्जांपल बताऊं, जैसे मान लो आप कोई ना फिनेंस बेस्ड कंपनी में काम करते हो, स्टॉक्स वगैरह का, जहां पे
हर बार आपको क्या हो रहा है, डॉलर्स जो हो रहे हैं, डॉलर से आपको इंडियन रुपीज INR में कन्वर्ट करना है। डॉलर से आप कन्वर्ट करना चाहते हैं इंडियन रुपीज में, तो आप क्या करोगे, एक अलग से फंक्शन बना दोगे और उस फंक्शन की मदद से बार बार डॉलर्स जो है आपका INR में कन्वर्ट हो जाएगा। जब मर्जी है आपका तब आप फंक्शन को यूज कर सकते हैं। तो ये फंक्शंस होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शंस, जो हम लोग बना देते हैं। हम हमारे पास भी पाइथन में एक्सेस होता है कि हम एक फंक्शन को बना के रख दें और बार बार जब मर्जी आए उसका यूज करें। और ऐसे फंक्शन जो पाइथन ने पहले से बना के रखे हैं वो फंक्शंस कहलाते हैं बिल्ट इन फंक्शंस। तो यहाँ पे हमको दो चीज क्लियर हुई कि पाइथन में फंक्शंस क्या होता है और बिल्ट इन फंक्शंस और यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं। लेकिन अब सवाल ये आता है कि हमको फंक्शंस की जरूरत क्यों आ पड़ी। फंक्शंस की जरूरत हमें इसलिए आ पड़ी ताकि हम लोग बार बार कोड को ना रीयूज कर पाए। यानी कि जैसे मान लो इसकी दो तीन चीजें हैं कि पाइथन में हम लोग फंक्शंस क्यों यूज करते हैं। इसका दो तीन रीजन है। पहला चीज कि आपको बार बार कोड रिपीट ना करना पड़े। जैसे मान लो रिपीट ना करना पड़े, इसका मतलब ये, आपने एक बार कोड लिख दिया, बार बार आप उसको उठा के मल्टीपल टाइम यूज कर सकते हो। फंक्शन आपको ये एडवांटेज देता है। दूसरा एडवांटेज ये देता है, जैसे मान लो आपने ना 1000 लाइन का कोड लिखा, ठीक है। अब आपको लेट्स सपोज फ़ारेनहाइट से डिग्री सेंटीग्रेड में बदलना था। अब लेट्स सपोज फ़ारेनहाइट से आपको केल्विन में बदलना है, ठीक है। तो आपने जो प्रोग्राम लिखा है डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, उसमें मैं जाके बस एक लाइन चेंज करना चाहती हूँ कि फ़ारेनहाइट से केल्विन में बदल जाए। तो आपके पास अगर फंक्शन बना रहेगा तो आप उसमें जाके अगर एक लाइन में चेंज करना है ना, तो भी आप सिर्फ एक लाइन को जाके मॉडिफाई कर सकते हैं। अगर आपके पास फंक्शन बना है तो आपको वापस से 1000 लाइन ऑफ कोड लिखने की जरूरत नहीं है। ये दूसरा एडवांटेज। तीसरा एडवांटेज यहाँ पे ये मिलता है कि आप कभी भी, जैसे मान लीजिए आप लोग जब किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जाओगे, जब आप किसी प्रोजेक्ट पे काम करोगे, तो लेट्स सपोज मान लो आपके कलीग ने एक फंक्शन ऑलरेडी पहले से बना के रखा है। जैसा कि मान लो आप एक ई-कॉमर्स कंपनी में काम कर रहे हो एज अ डेटा ड्रिवन प्रोफाइल के लिए, डेटा साइंटिस्ट है किसी प्रोफाइल के लिए। अब आपके कलीग्स और भी टीम मेंबर्स हैं। अब काम यहाँ पे ये है आपका, जैसे ही कोई भी कस्टमर जो है ऑर्डर को परचेज करता है, अपने आप उसको क्या चला जाना चाहिए, अपने आप उसको ईमेल चला जाना चाहिए फॉर एग्जांपल कि दैट यू हैव परचेज दिस ऑर्डर। तो उस केस में हम लोगों के पास अगर पहले से फंक्शन बनाए तो बार बार सेम टास्क हो रहा है तो मेरे को रिपीट करने की वहां पे जरूरत नहीं पड़ी है। एक फंक्शन मैंने बना के रख लिया और जब जब जरूरत है मैं उस फंक्शन का यूज कर पा रही हूँ, राइट। तो ये फंक्शन मान लो आपके कलीग ने लिखा, ठीक है। अब इस फंक्शन का यूज आप भी कर पाओगे, कोई और भी कर पाएगा, एक बार अगर किसी ने डिफाइन कर दिया तो पाइथन में भी हम रीयूज कर सकते हैं कोड को और बेसिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं हम लोग कोड को सही तरीके से, इसलिए पाइथन में फंक्शंस का यूज किया जाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ये आता है कि बिल्ट इन फंक्शंस क्या होते हैं। बिल्ट इन फंक्शंस आर लाइक द रेडीमेड टूल्स। जैसे होता है ना इंस्टेंट रेडीमेड चीजें आती है, हमको भूख लगती है, लेस का पैकेट खोलो, इंस्टेंट आपको वहां पे चिप्स मिल जाता है, राइट। तो वैसे ही पाइथन में ये जो बिल्ट इन फंक्शंस होते हैं, ये पहले से बने बनाए रखे हैं, आपको अपनी जरूरत के अकॉर्डिंग यूज करना है। दिस फंक्शंस आर ऑलरेडी अवेलेबल फॉर यू टू यूज। ये पहले से अवेलेबल है, बस आपको आपकी जो पूरी प्रोग्रामिंग है वो इजी हो पाए, आप उसको समझ पाए, इसलिए पाइथन ने पहले से बना के रख दिया है। तो ये बेसिकली हम कह सकते हैं एक शॉर्टकट है या प्रीमेड सॉल्यूशंस है। जैसे आपको कोई चीज एक बार प्रिंट करवानी है तो आप क्या करोगे, प्रिंट लिख दोगे। मल्टीपल टाइम्स आपको प्रिंट करवाना है तो पहले से आपको बार बार आप प्रिंट पहले से बना बनाया पाइथन में जाओ, उठाओ, उसका यूज कर लो, जितने बार करना चाहते हो उतने बार। तो ये बेसिकली होते हैं पाइथन के बिल्ट इन फंक्शंस। तो अगर हम लोग बात करें कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं पाइथन में, तो यूजर डिफाइंड क्या होता है मैंने बताया आपको, बिल्ट इन बताया, लैम्डा और रिकर्शन, ये भी दो टाइप्स होते हैं जिसको मैं आगे आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगी। आज जो हम लोग स्पेसिफिकली पढ़ने वाले हैं दैट इज द बिल्ट इन फंक्शन, कि क्या क्या फंक्शंस ऐसे हैं पाइथन में डेटा साइंस के लिए जो पहले से बना बनाए रखे, हमको यूज करना आना चाहिए। तो अगर हम लोग देखें ना पाइथन का 3.10 वर्जन के अकॉर्डिंग, तो 70 बिल्ट इन फंक्शंस पहले से पाइथन में बने बनाए हैं। अभी नया वर्जन 3.11 या उसमें भी देखोगे तो 72 या अप्रोक्सीमेट उतने फंक्शंस आपको मिल जाएंगे पाइथन में, जो पाइथन ने पहले से बना के रखे हैं। क्या क्या फंक्शंस हैं, कि सारे फंक्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं। लेंथ, dir, abs, ठीक है। अब ये सारे फंक्शंस जो हैं आपके पास पहले से बने बनाए हैं। अब मैम हमको पूरे 72 फंक्शंस को पूरा याद रखना पड़ेगा क्या? तो हम लोगों को वो फंक्शंस करने हैं बेसिकली जो हमारे लिए यूजफुल हो पाए, किस पर्पज से? हमारे लिए यूजफुल हो पाए डेटा साइंस के पर्पज से। अब यहाँ देखो प्रिंट पहले से बना बनाया बिल्ट इन फंक्शन है। तो ऐसे क्या क्या फंक्शंस हैं जो हम लोग पाइथन में यूज करेंगे, हम उन फंक्शंस को आज की क्लास में बिल्ट इन फंक्शंस को कवर कर रहे होंगे।
तो चलते हैं सीधा जुपिटर नोटबुक की तरफ और डायरेक्ट उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करते हैं। ऑलराइट, सो हियर इज आवर जुपिटर नोटबुक, लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हेडिंग लिख लेते हैं लेक्चर 4, जहां पे आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिल्ट इन फंक्शंस। लेक्चर 4 बिल्ट इन फंक्शंस। अब ये जो बिल्ट इन फंक्शंस है ना, ये बहुत जगह आपको यूज आएंगे जब भी आप डेटा साइंस के केस स्टडी सॉल्व करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, कोड्स करोगे, काम आने वाली चीज। तो थोड़ा ध्यान से सुनते हैं। अब सबसे पहला जो फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसको बोलते हैं फ्लोट फंक्शन। अब ये फ्लोट फंक्शन क्या होता है? फ्लोट क्या होता है ये तो आप जानते हैं, डेटा टाइप होता है, फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप, जहां पे हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के फॉर्मेट में लिखते हैं। अब जैसे मान लो ये फ्लोट क्या होता है, तो इसको हम लोग थोड़ा सा समझते हैं। जैसे मान लेते हैं यहाँ पे कई बार ऐसा होता है कि जब यूजर डेटा डालता है ना, अगर स्पेसिफिकली हम लोग डेटा डोमेन वाली प्रोफाइल में काम कर रहे हैं, तो बहुत बार बहुत अलग टाइप का डेटा डाल लोग फिल आउट करते हैं। जैसे आप लॉग इन करते हो, राइट? तो बहुत बार बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से लॉग इन करते हैं। अब जैसे मान लो प्राइस है प्रोडक्ट का, ठीक है? अब प्राइस है 22, 23, 24, इस तरीके से हमारे पास प्राइजेस हैं। अब मुझे इसको कन्वर्ट करना है। अब ऑल ओवरऑल टोटल करते हैं तो ये जितनी भी वैल्यूज है ये सारी इंटीजर वैल्यूज है। मैं इसको क्या कन्वर्ट करना चाहती हूँ, मैं चाहती हूँ कि प्राइस ऐसे लिख के आए 22.00, ताकि मेरे को क्लैरिटी रहे किसी भी अकाउंटिंग में कि हाँ ये 22 रुपीज और 0 पैसे हैं, राइट? तो अब हम क्या चाहते हैं इसको कि इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना, किसी भी मैं इंटीजर नंबर को फ्लोटिंग पॉइंट नंबर में बदलना चाहती हूँ, तो हम लोग यूज कर सकते हैं फ्लोट फंक्शन का। तो ये क्या था? ये था इंटीजर को हम लोग कन्वर्ट करना चाहते हैं फ्लोटिंग पॉइंट में। अब ठीक इसी तरीके से क्या होता है, लेट्स सपोज मान लो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास अगर मैं कुछ और एग्जांपल लूं, अगर जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पे आपके पास है क्वांटिटी, ठीक है? अब जैसे मान लो कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, जैसे ये नंबर लिखा है 3.14, लेकिन ये नंबर स्ट्रिंग के फॉर्मेट में है, ठीक है? अब मेरे को स्ट्रिंग के फॉर्मेट से इसको फ्लोटिंग पॉइंट में अगर कन्वर्ट करना है 3.14, तो मैं किसका यूज करूंगी? तो मैं फ्लोट फंक्शन का यूज करूंगी। तो अगर कोई भी नंबर को अगर आपको उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट करना है, तो आप यहाँ पे यूज कर सकते हैं फ्लोट फंक्शन का। ये काम करता है फ्लोट फंक्शन। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा प्रैक्टिकल करके समझते हैं। जैसे मान लो कि मेरे पास एक ना वेरिएबल है नम इंट नाम से, ठीक है? इसके अंदर है वैल्यू 10। अब यहाँ पे मैं अगर इसका टाइप चेक करूं, प्रिंट टाइप नम 10, तो इसका टाइप मुझे क्या मिलेगा? सो नम यहाँ पे इंट होना चाहिए, नम इंट। तो अब देखो इसका टाइप मेरे को क्या मिल रहा है कि ये इंटीजर टाइप का है। ऑब्वियस सी बात है 10 इंटीजर है। अब मैं इस 10 इंटीजर को ना 10 फ्लोटिंग पॉइंट में बदलना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मुझे जो आउटपुट मिले ना वो ये मिले 10.0। तो अब मैं इस इंटीजर को बदलना चाहती हूँ फ्लोटिंग पॉइंट में। इसके लिए मैं यूज कर सकती हूँ यहाँ पे फ्लोट फंक्शन का। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेती हूँ। लेट्स सपोज इस वेरिएबल का नाम है ए इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे लगाऊंगी फ्लोट फंक्शन। और फ्लोट लगाने के बाद मेरे को किसको बदलना है? 10 को। 10 किस वेरिएबल के अंदर है? नम इंट नाम के। तो मैं यहाँ पे डाल दूंगी नम अंडरस्कोर इंट, ठीक है? अब मैं क्या करती हूँ, अब मैं प्रिंट करवा लेती हूँ ए को। और अब ए का टाइप क्या है ए वाले वेरिएबल का, इसको चेक करने के लिए हम लोग लिख देते हैं प्रिंट टाइप ए। अब मैं इसको रन करती हूँ। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैल्यू पहले हमारे पास इंटीजर 10 था, जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन लगाया, वैल्यू आ गई 10.0। और अब इसका टाइप देखो, टाइप क्या है? तो अब ये इंटीजर से चेंज हो चुका है फ्लोटिंग पॉइंट में। तो इस तरीके से फ्लोट फंक्शन यहाँ पे काम करता है। तो हमने देखा किसी इंटीजर को फ्लोटिंग पॉइंट पे कन्वर्ट कराना है तो आप फ्लोट फंक्शन लगा दीजिए। अब कोई अगर वैल्यू स्ट्रिंग है, जैसे मान लो कि a इक्वल टू 3.14, ये स्ट्रिंग है। अब देखो स्ट्रिंग में क्या होता है, आप अगर डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नंबर लिख दो, या फिर आप डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर कोई नाम लिख दो, जैसे लिख दो स्वाति, या कोई भी आप अल्फाबेट लिख दो, या कुछ भी आप लिख दो इसके अंदर। अगर आपने डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखा है, अगर आप इसके अंदर नंबर लिख दो 1 2 3, तो भी वो किस टाइप का डेटा टाइप होगा? तब भी वो हमारा स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप होगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे a इक्वल्स टू लेट्स सपोज लिख दिया 3.14। अब मैं यहाँ पे इसका टाइप अगर चेक करूं, प्रिंट टाइप a, तो यहाँ पे आ गया स्ट्रिंग, ठीक है? अब हमको क्या करना है, इस स्ट्रिंग को कन्वर्ट करना है फ्लोटिंग पॉइंट में। तो यहाँ पे मैं लिख रही हूँ एक b नाम का वेरिएबल बना रही हूँ, फ्लोट लिख रही हूँ, और इसके अंदर मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे a को अंदर डाल दे रही हूँ ताकि a जो है वो चेंज हो जाए फ्लोटिंग पॉइंट में। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ किसको, b को, प्रिंट b।
और इसके अंदर मैं अब लिख देती हूँ प्रिंट टाइप बी। अब इसको रन करते हैं। सो हियर वी कैन सी कि जो पहले हमारे पास 3.14 था वो स्ट्रिंग क्लास का था, लेकिन जैसे ही मैंने यहाँ पे फ्लोट फंक्शन लगाया और ए के अंदर थी वैल्यू 3.14, इसको इस फ्लोट के अंदर डाल दिया। अब मैं अगर प्रिंट करवा रही हूँ बी को तो आ गया 3.14। अब इसका टाइप कैसा हो गया? अब इसका टाइप स्ट्रिंग से बदल के हो गया फ्लोटिंग पॉइंट। तो आपके पास ना डेटा के प्रोफाइल में काम करोगे इन फ्यूचर, तो आपके पास बहुत बार ऐसा होगा कि आपके पास अलग अलग कैटेगरीज में नंबर मिलेगा, आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए कि कैसे आप उसको फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, राइट? अब मन में ये सवाल तो आ रहा होगा ना कि इंटीजर को फ्लोट में बदल दिए, स्ट्रिंग टाइप के जो था उसको फ्लोट में बदल दिए, तो क्या अब ऐसा हो सकता है कि मैं फ्लोटिंग पॉइंट कोई नंबर है उसको मैं इंटीजर में बदल दूं, या कोई स्ट्रिंग है इसको मैं इंटीजर में बदल दूं? तो जी हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं आप। उसके लिए यूज होता है इंट फंक्शन। जैसे अभी फ्लोट फंक्शन था, ठीक वैसे ही एक और फंक्शन होता है, इसको हम लोग बोलते हैं इंट फंक्शन। ये क्या करता है? ये किसी भी आपका जो डेटा टाइप है, अगर आपका फ्लोटिंग पॉइंट डेटा टाइप है या स्ट्रिंग टाइप का डेटा टाइप है, उसको ये बदल देता है किसमें? इंटीजर टाइप में। इसके लिए यूज होता है इंट फंक्शन। अब जैसे मान लो कि आपके पास a इक्वल्स टू एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है 5.66 समथिंग, राइट? अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं इसको ना बदल देना चाहती हूँ। अब मैं इसका टाइप चेक करती हूँ, अभी प्रिंट टाइप ए, तो इसका टाइप आ गया फ्लोट। अब ये तो फ्लोटिंग पॉइंट है, लेकिन मैं इसको बदलना चाहती हूँ इंटीजर में। मैं बस चाहती हूँ कि जब मैं इसको रन करूँ तो मेरे को रिजल्ट सिर्फ मिले 5, ना कि ये सब मिले। पॉइंट के बाद मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को सिर्फ एग्जैक्ट जो वैल्यू है 5 उतना ही चाहिए, पॉइंट के बाद मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। तो मैं इसको इंटीजर में अगर बदलना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी? तो अब यहाँ पे c इक्वल्स टू, मैं यहाँ पे इंट फंक्शन लगाऊंगी। मुझे किसको इंटीजर में बदलना है? a वाले वेरिएबल को, क्योंकि उसी के अंदर 5.63 और समथिंग है। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करती हूँ लेट्स से c को, और इसका टाइप हमको चेक करना है कि अब c कौन से टाइप का है। तो यहाँ पे प्रिंट टाइप c लिखते हैं, इसको रन करते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग द रिजल्ट कि ये जो फ्लोटिंग पॉइंट था, आप देखो आंसर में आपको 5 आ गया, सिर्फ जो एक इंटीजर वैल्यू है, और पॉइंट के बाद की सारा डेसिमल जो है वो आपका हट चुका है। तो इंट फंक्शन की मदद से आप किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में बदल सकते हैं। स्ट्रिंग को भी बदल सकते हैं क्या? तो डेफिनेटली इसको भी हम बदल सकते हैं। जैसे a1 नाम से हमारे पास यहाँ पे स्ट्रिंग है, राइट? स्ट्रिंग के अंदर लिखा है लेट्स से 22, ठीक है? अब मैं इसका अगर टाइप चेक करूं तो मैं यहाँ पे प्रिंट टाइप a1 लिखूंगी, तो हम लोगों को मिल गया स्ट्रिंग। अब इस स्ट्रिंग को अगर आपको इंटीजर में बदलना है तो मैं यहाँ पे एक b1 नाम का वेरिएबल बना रही हूँ, इंट फंक्शन लगा रही हूँ, और इसके अंदर मैं डाल रही हूँ a1 को। अब हम लोग क्या करते हैं? प्रिंट कर लेते हैं b1 को कि क्या वैल्यू आती है, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं इसके टाइप को, तो प्रिंट टाइप b1। अब जैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगी, सो हियर वी कैन सी कि ये जो 22 पहले हमारा स्ट्रिंग टाइप का था, अब वो कन्वर्ट हो चुका है किसमें? क्लास इंटीजर में। तो इस तरीके से काम करता है आपका इंट फंक्शन। अब स्ट्रिंग फंक्शन जो है, एक और फंक्शन होता है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रिंग फंक्शन। इंट और फ्लोट फंक्शन समझ गए। अब बात करते हैं स्ट्रिंग फंक्शन के बारे में। अब मान लो कि आपके पास कोई एक इंटीजर है 5, ठीक है? आप इसको कन्वर्ट करना चाहते हो स्ट्रिंग 5 में, तो ये कैसे कन्वर्ट करेंगे? इसकी मदद आप ले सकते हैं यहाँ पे स्ट्रिंग फंक्शन की मदद से। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मैं आपको एक चीज बताऊं, अब क्या होता है कि कई बार ऐसी सिचुएशन आपके पास आएगी जहां पे आपको कोई भी नंबर जो है उसको अगर आपको स्ट्रिंग टाइप में चेंज करना पड़ सकता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे मैं आपको बता रही हूँ, हमारे पास है प्रोडक्ट, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट होते हैं, हेयर केयर, बहुत सारे एक्सवाइजी, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स, अप्लायंसेज एक्सेट्रा। मान लेती हूँ मैं थोड़ी देर के लिए कि हेयर केयर कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? अब इस प्रोडक्ट का जो है, हर एक प्रोडक्ट का एक सैंपल आईडी होता है। यहाँ पे आपका आईडी है, अब आईडी में एक नंबर लिखा हुआ है 2815.4, ठीक है? अब ये आपका एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है और इसको आपको कन्वर्ट करना है स्ट्रिंग में। कैसे करोगे? इसके लिए आप यहाँ पे यूज कर सकते हो स्ट्रिंग फंक्शन का। ये बहुत जगह काम आएगा, इन फ्लोट स्ट्रिंग फंक्शन। जब आप कोड्स वगैरह रन करोगे प्रोजेक्ट्स पे भी ये बहुत काम आता है। तो अब एक काम करते हैं, सबसे पहले कोई एक नंबर लेते हैं, इंटीजर ले लेते हैं सबसे पहला। ए नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर कोई इंटीजर वैल्यू है, मान लो 56। अब मैं इसको क्या करना चाहती हूँ? इसको मैं कन्वर्ट करना चाहती हूँ स्ट्रिंग टाइप में। तो अभी मैं इसका अगर टाइप देखूंगी तो अभी ये इंटीजर है, अब कन्वर्ट करना है किसमें? स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे लगा दो स्ट्रिंग फंक्शन, str नाम से इसको दिखाते हैं। इसके अंदर मेरे को कन्वर्ट किसको करना है? ए को, तो मैंने ए पास कर दिया। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ बी को, और इसका टाइप भी यहाँ पे चेक कर लेते हैं। तो प्रिंट टाइप बी, इसको रन करते हैं।
सो हियर यू कैन सी कि पहले जो 56 इंटीजर था वो अब क्या बन चुका है, स्ट्रिंग आपका बन चुका है, राइट। अब स्ट्रिंग में मैंने आपको एक बात बताई थी कि स्ट्रिंग जो है वहां पे कॉन्कैटिनेशन जो है वो परफॉर्म होता है, राइट। अब मान लो मैं एक सी नाम की स्ट्रिंग बना लेती हूँ, इस स्ट्रिंग के अंदर मैं डाल देती हूँ मान लो 2, ठीक है। अब मैं क्या करती हूँ, मैं प्रिंट करना चाहती हूँ b प्लस सी को। सो हियर यू कैन सी, अब देखो, अब ये अगर नॉर्मल इंटीजर होता तो क्या होता, 56 प्लस 2 इक्वल टू 58 मिल जाता। लेकिन अभी क्या किया हमने, अभी ये 56 को मैंने कन्वर्ट कर दिया स्ट्रिंग में, तो ये आ गया 56 प्लस एक और स्ट्रिंग ले ली मैंने यहाँ पे 2 में। तो इसको अगर मैं जब कॉन्कैटिनेट करूंगी तो ये प्लस नहीं होगा, ये एक लाइन में जुड़ के आ गया आपके पास 562। क्यों, क्योंकि ये स्ट्रिंग था। अगर यही चीज इंटीजर होती तो क्या होता, मैं आपको करके दिखा रही हूँ। यही चीज अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ प्रिंट ए के अंदर 56 था प्लस लिख देती हूँ 2। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखो आंसर आ गया 58। तो जैसे ही आप किसी चीज को स्ट्रिंग में बदल देंगे तो यहाँ पे कॉन्कैटिनेशन होगा, आपस में एडिशन नहीं होगा, राइट। अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो मैं आपको रियल टाइम सिनेरियोज बताते जा रही हूँ। कई बार जब इंडस्ट्री में ऐसे काम करते हैं हम लोग, जैसे मान लो आपके पास 2 कॉलम है, ठीक है, मैं आपको बता रही हूँ, हर जगह का ना एक कंट्री कोड होता है। जैसे हम लोग का इंडिया है +91 या 91 हम लोग ऐसे यूज करते हैं। उसके बाद हम लोग का मोबाइल नंबर आता है, जैसे आई एम शोइंग यू गाइज हियर, राइट। कुछ इस तरीके से कंट्री कोड है, या फिर लैंडलाइन नंबर भी होते हैं ना। तो जैसे मान लो कि कहीं का लैंडलाइन नंबर है, जैसे 0788 कहीं का लैंडलाइन नंबर कोड है, इसके बाद आपका लैंडलाइन नंबर आ गया 231121। अब क्या करना है आपको, इन दोनों को जोड़ के एक साथ लिखना है। तो कैसे करोगे, उस केस में आपको इसको स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, इसको भी स्ट्रिंग में बदलना पड़ेगा, तब जाके आपको फाइनल आउटपुट मिलेगा 0788231121। तब जाके आपके पास फाइनल नंबर बनेगा, राइट। तो अब वो इंटरव्यू में ऐसे सवाल नहीं पूछते हैं कि स्ट्रिंग फंक्शन क्या होता है बताओ, ऐसे सिनेरियोज मिल जाते हैं। खैर ये तो अभी हम लोग बेसिक बता रही हूँ मैं आपको, कंडीशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे एक एक रो है, तुम्हारे पास एक डेटा है, उसमें एक आपको दिया हुआ है 0788, और यहाँ पे आपको ये है आपका बेसिकली कंट्री कोड या पिन कोड जो भी बोलते हैं मोबाइल लैंडलाइन के लिए, और ये है आपका फोन नंबर। दोनों को जोड़ के लिखना है, तो कैसे लिखोगे, तो दोनों को कन्वर्ट करना पड़ेगा स्ट्रिंग में, तब आप ये चीज कर पाओगे। समझ में आ रहा है, करके भी दिखा देती हूँ। देखो करके भी इसको अगर देख लेंगे एक बार हम लोग, तो इसी तरीके से अब आपने ये देख लिया। अब एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को क्या हम लोग स्ट्रिंग में बदल सकते हैं, बिल्कुल बदल सकते हैं। एक्स नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर लेट्स सपोज ये कोई फ्लोटिंग पॉइंट है, ठीक है। अब मैं इसका टाइप अगर चेक करूं तो क्या आएगा, ऑब्वियस सी बात है मैम फ्लोटिंग पॉइंट आएगा, ये कोई पूछने वाली बात थोड़ी है। अब इसी को अब मेरे को फ्लोटिंग पॉइंट को कन्वर्ट करना है किसमें, स्ट्रिंग में। तो यहाँ पे एक मैं वाई नाम का वेरिएबल लेती हूँ, स्ट्रिंग फंक्शन लगा देती हूँ, किसको कन्वर्ट करना है, एक्स को कन्वर्ट करना है, एक्स डाल देते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ y को, और मैं इसका टाइप को भी यहाँ पे चेक कर लेती हूँ, तो प्रिंट टाइप y। हियर वी आर गेटिंग दैट कि पहले जो ये फ्लोटिंग पॉइंट था वो अब किस में कन्वर्ट हो चुका है, स्ट्रिंग में वो इजिली कन्वर्ट हो चुका है। तो इस तरीके से काम करता है फ्लोटिंग पॉइंट, इंटीजर फंक्शन और स्ट्रिंग फंक्शन। अब यहाँ पे एक और फंक्शन जो है उसके बारे में देख लेते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन। हालांकि ये बहुत ज्यादा डेटा साइंस में हमारा यूज नहीं आता, बट फिर भी हमको पता होना चाहिए। कॉम्प्लेक्स फंक्शन, इसको मैं हेडिंग के फॉर्मेट में लिख देती हूँ। ऑलराइट, तो अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स फंक्शन कैसे काम करता है। सबसे पहले जैसे मान लो हमारे पास, मैं कॉम्प नाम से एक वेरिएबल बना रही हूँ, इसके अंदर एक अगर आपको 2 वैल्यूज दी है, राइट। जैसे मान लो कॉम्प्लेक्स फंक्शन का थोड़ा काम अलग होता है, जैसे आपको मैंने 2 और 3 दिया है, राइट। तो जो पहली वैल्यू होगी ना वो हमेशा रियल नंबर होता है, और उसके बाद आता है इमेजिनरी नंबर 2 + 3j, जिसमें से 2 रियल वैल्यू है और 3 इमेजिनरी वैल्यू है। तो अगर आपको किसी भी नंबर को कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना है तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, कॉम्प्लेक्स फंक्शन का। इसको मैं लिखूंगी कॉम्प्लेक्स फंक्शन। अब मेरे को क्या किस चीज को कॉम्प्लेक्स फंक्शन बनाना है, 2, 3। अब वैसे ही मैं इसको यहाँ पे रन करूंगी, और मैं यहाँ पे प्रिंट कर लेती हूँ कॉम्प को, जो हमारे वेरिएबल का नाम है। सो हियर वी आर गेटिंग 2, 3 मैंने दिया था, अपने आप इसने बना दिया इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में 2 + 3j। तो आप यहाँ पे कभी भी चाहें तो इसको इस तरीके से यूज कर सकते हैं। कॉम्प्लेक्स फंक्शन आपको बनाना है, इसके अंदर आप जो भी चाहते हैं, जैसे मैं रियल नंबर चाहती हूँ 6 हो और इमेजिनरी नंबर चाहती हूँ मैं 89 हो। अब मैं इसको रन करूंगी और मैं जाके प्रिंट कर दूं अगर y को, तो आ गया आपका 6 + 89j।
तो कॉम्प्लेक्स फंक्शन में आपको दो चीज देनी पड़ती है, रियल वैल्यू और इमेजिनरी वैल्यू। अपने आप वो आपका बना देता है कॉम्प्लेक्स फंक्शन। राइट, क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को? कोई भी परेशानी है, थोड़ा सा भी समझ में नहीं है तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब एक और फंक्शन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट फंक्शन। एब्सोल्यूट फंक्शन क्या होता है ये, इसको समझते हैं। ये भी पाइथन में पहले से बिल्ट इन फंक्शन है। देखो यहाँ पे स्ट्रिंग, कई बार आपको जरूरत पड़ेगी कि आपके पास कोई इंटीजर है उसको स्ट्रिंग में बदलना है, या स्ट्रिंग है उसको फ्लोटिंग में बदलना है, तो आपको बार बार ये मेहनत ना करना पड़े, इसलिए पाइथन ने पहले से ये सब कुछ बना के रखा है आपके लिए। अब एबीएस फंक्शन, एबीएस यानी कि एब्सोल्यूट फंक्शन इसको कहा जाता है। ये हमेशा जो वैल्यू रिटर्न करता है ना, ये हमेशा आपको पॉजिटिव वैल्यू रिटर्न करेगा। देखो कई बार क्या होता है, जैसे कि एज, ठीक है, अब हर यूजर जो है मान लो अलग अलग एज भर रहा है, ठीक है, कई बार ऐसा होता है कोई फॉर्म भरता है, कहीं कुछ भी भरते हैं, तो कई बार ऐसा डेटा आता है एज -10 लिख देते हैं। अब किसी की एज नेगेटिव थोड़ी होती है, ठीक है, लुट जाएंगी कॉस्मेटिक्स कंपनी अगर एज हमारी कम होने लगी तो एज लिख देते हैं -22, या मोबाइल नंबर लिख देते हैं -98935। राइट, तो कई बार ऐसा होता है कि आपको इस तरीके का डेटा भी मिल जाएगा। अब क्या करें, समस्या तो बेचारे डेटा एनालिस्ट, डेटा साइंटिस्ट लोग की होती है। अब क्या करें, अब इसके लिए आप यूज कर सकते हो एब्सोल्यूट फंक्शन। तो कोई भी वैल्यू रहे, अब इसमें क्या होगा, ये -10 है लेकिन एज तो हमेशा पॉजिटिव होती है, तो इसको क्या करेगा एब्सोल्यूट फंक्शन, 10 में कन्वर्ट कर देगा। -22 है तो 22 में कन्वर्ट कर देगा। राइट, तो ये काम करता है आपका एब्सोल्यूट फंक्शन। इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा रही हूँ। जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक मेरा वेरिएबल बना लेते हैं, लेट्स सपोज वेरिएबल का नाम है एक्स, ठीक है। एक्स के अंदर यहाँ पे आपके पास वैल्यू है -23। ओके, अब आपको क्या करना है, चेंज करना है इसको आपको, यहाँ पे एक्स को, तो मैं यहाँ पे मैं चाहती हूँ -23 नहीं 23 मेरा आउटपुट है, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूंगी, एबीएस फंक्शन लगाऊंगी, इसके अंदर डाल दूंगी एक्स, इसको रन करूंगी, तो अब आप देख सकते हैं जो एक्स के अंदर -23 था पहले, जैसे ही मैंने यहाँ पे एब्सोल्यूट फंक्शन बना लगाया तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू दे दिया, जिसकी वैल्यू है क्या 23। तो ये साइन हटा देता है और जो एक्चुअल एब्सोल्यूट वैल्यू है ये आपको यहाँ पे रिटर्न कर देता है। राइट, अब जैसे स्ट्रिंग्स के सॉरी इंट के लिए तो कर लिया, क्या इसको फ्लोटिंग पॉइंट में भी हम लोग कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट में मान लो ये वैल्यू है, अब मैं एक काम करती हूँ, प्रिंट करती हूँ, एब्सोल्यूट फंक्शन लगाती हूँ और यहाँ पे डाल देती हूँ y। अब मैं इसको रन करूंगी तो देखो माइनस साइन हट गया और जो मेरी फ्लोटिंग पॉइंट की वैल्यू थी वो यहाँ पे आ चुकी है। राइट, अब यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए एब्सोल्यूट फंक्शन कैसे काम करेगा, तो z इक्वल्स टू, जैसे मान लो -3 + 4j, ये मेरा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब जब भी हम लोग को इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालनी होती है तो देखो कॉम्प्लेक्स नंबर में -3 + 4j है, तो रियल नंबर क्या है यहाँ पे -3 और इमेजिनरी नंबर क्या है 4। अब इन दोनों को अगर मेरे को, एक नंबर रियल है एक आपका इमेजिनरी नंबर है, अब इन दोनों की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना है तो इसका फॉर्मूला होता है स्क्वायर रूट इमेजिनरी नंबर का स्क्वायर प्लस रियल नंबर का स्क्वायर। तो 3 का स्क्वायर हो गया 9 और 4 का स्क्वायर हो गया 16 √25, 5 का ये स्क्वायर हो गया, एक्चुअल वैल्यू आ गई आपके पास 5। राइट, तो इस तरीके से यहाँ पे ये काम करता है। तो या मैं एक बार फिर से लिख देती हूँ, z इक्वल्स टू -3 + 4j था, इमेजिनरी वैल्यू है 4, रियल वैल्यू है -3, इसको अगर हम लोग -3 का होल स्क्वायर प्लस 4 का होल स्क्वायर तो √25, 5 आपका एब्सोल्यूट वैल्यू है। क्या 5 आएगा क्या इससे भी, पाइथन से भी करके देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं प्रिंट कर लेती हूँ, एब्सोल्यूट फंक्शन लगा देती हूँ और इसके अंदर डाल देती हूँ z को, तो आ गया आपका रिजल्ट 5। ऐसे काम करता है एब्सोल्यूट फंक्शन। एक और पाइथन में बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसको हम लोग बोलते हैं लेंथ फंक्शन। बहुत जरूरी है और बहुत जगह काम आएगा, देखना ये। अब क्या होगा लेंथ फंक्शन में, जैसे कि मान लो आपके पास में एक पूरा का पूरा ना लिस्ट है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे आइटम्स हैं। राइट, बहुत सारे आइटम्स इसके अंदर हैं। अब आप क्या करोगे, आप गिनते रहोगे क्या, जैसे मान लो एक कस्टमर है, ठीक है, उसका यहाँ पे काफी सारा, उसने, जैसे हम लोग राशन खरीदते हैं, राइट, कहीं डी मार्ट जाते हैं, रिलायंस जो जाते हैं, कहीं पे भी, तो वहां पे आपका जब आप राशन खरीदते हो तो एक साथ बहुत सारी लंबी सी लिस्ट बन गई, ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स है आपके, इतने सारे हैं, अब आपको काउंट करना है तो क्या आप एक एक बैठ के तो काउंट नहीं करोगे, तो इस पूरी लिस्ट के अंदर आपके पास कितने आइटम्स है अगर आपको एक बार में ही चेक करना है, उसके लिए आपका बहुत हेल्पफुल होता है लेंथ फंक्शन, ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि मान लो मेरे पास
या फिर मान लो, ये तो लिस्ट का मैंने बताया, अब मान लो आपके पास में ना एक बहुत लंबा सा लेट्स से पैराग्राफ लिखा हुआ है, जैसे लिखा हुआ है हेलो आई एम योर एडुकेटर स्वाति, ठीक है। अब आपको काउंट करना है कि इसके अंदर कितने, इस जो स्ट्रिंग है इसकी लेंथ कितनी है, तो आप क्या करोगे HEL, तो आप यहाँ ऐसे काउंट तो नहीं करोगे ये 1 है, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, स्पेस को भी काउंट करते हैं ना स्ट्रिंग में, तो ये हो गया 6, ये जो खाली स्पेस है हेलो और आई के बीच वो स्पेस को भी काउंट करेंगे, 7, फिर खाली स्पेस है ये 8, तो ऐसे आप एक एक गिनते तो नहीं बैठोगे। इसके लिए पाइथन ने क्या किया, पहले से फंक्शन बना दिया लेंथ नाम का, जो अपने आप आपको कैलकुलेट करके बता देगा कि हेलो आई एम योर एजुकेटर स्वाति, इसके अंदर टोटल इसकी लेंथ कितनी है, राइट। ऐसे काम करता है आपका लेंथ फंक्शन। अब प्रैक्टिकल करते हैं, तो जैसे मान लो मेरे पास यहाँ पे एक टेक्स्ट है, ठीक है, मैं एक वेरिएबल बना लेती हूँ मान लो ए नाम का, इसके अंदर मैं लिख देती हूँ हेलो आई एम योर एडुकेटर स्वाति, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अब मेरे को चेक करना है ना कि इसकी लेंथ कितनी है टोटल, तो मैं यहाँ पे लेंथ फंक्शन लगाऊंगी len नाम से और इसको यहाँ पे रन कर दूंगी, तो हेलो आई एम योर एजुकेटर स्वाति, इसके अंदर टोटल इसकी जो लेंथ है 30 है, राइट। अब जैसे आपको कोई छोटी चीज चेक करना है, जैसे जिसको हम लोग गिन पाए, तो b इक्वल्स टू लेट्स सपोज मैं लिख देती हूँ कैट, ठीक है। अब मैं इसका टाइप लेंथ अगर चेक करना चाहूँ तो मैं यहाँ पे प्रिंट लेंथ ऑफ b इसको यहाँ लिख लेती हूँ एंड यू आर गेटिंग 3, राइट। इस तरीके से CAT कैट 3 आपके कैरेक्टर्स हैं तो उसका लेंथ आ गया 3। अब मैं इसी के बीच में अगर स्पेस लगा दूं, ठीक है, और वापस से लिख दूं कैट के बाद लेट्स सपोज डॉग, अब इसका लेंथ कितना आएगा बताओ, 6 आएगा कि 7? आंसर इज 7। क्यों क्यों 7 आ गया, क्योंकि यहाँ पे लिखा था कैट, यहाँ लिखा था डॉग, तो कैट 1 2 3 और ये जो कैट और डॉग के बीच ये खाली स्पेस है ना, ये भी काउंट होता है, ये 4 5 6 और 7, तो इसलिए यहाँ पे आया 7, राइट। अब अगर मान लो कि कोई लिस्ट आपके पास दी हुई है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक C नाम का वेरिएबल है, इसके अंदर आपके पास वैल्यूज हैं, मैं कुछ रैंडम वैल्यूज डालते जा रही हूँ, कितनी वैल्यूज हैं। अब आपको चेक करना है कि इसके अंदर कितने टोटल आइटम्स हैं, कितनी लेंथ है, तो आप यहाँ पे प्रिंट लेंथ C लिख दीजिए, अपने आप आपको काउंट करके बता देगा कि 6 है। अभी तो छोटा है तो चलो 6 7 है, लेकिन यही चीज बड़ी होगी तो लेंथ फंक्शन बहुत काम आएगा, राइट। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आज की क्लास में, जितना हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड। ऑल राइट, सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन अ गेम एप्लीकेशन द प्लेयर स्कोर इज स्टोर्ड एज अ फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। ओके, तो यहाँ पे ये बोलना चाह रहा है कि गेम एप्लीकेशन है जहाँ पे जो प्लेयर खेल रहा है उसने कितने स्कोर बनाए उस गेम में, उसको फ्लोटिंग पॉइंट में सेव किया जाता है। फॉर द लीडर बोर्ड डिस्प्ले, अब आपको लीडर बोर्ड में डिस्प्ले करना है तो आपको इस फ्लोटिंग पॉइंट नंबर को कन्वर्ट करना है इंटीजर में। आप इसको कैसे करेंगे, प्लेयर का स्कोर है 1 2 3 4.56, इसको आपको लीडर बोर्ड में दिखाने के लिए कन्वर्ट करना है इंटीजर में। बहुत आसान है, किसी भी फ्लोटिंग पॉइंट को अगर आप इंटीजर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए यूज होता है इंट फंक्शन, अभी हम लोग पढ़े हैं, अप्लाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों को क्या दिया हुआ है यहाँ पे, प्लेयर का स्कोर। प्लेयर का स्कोर कितना है, तो प्लेयर का स्कोर है 1 2 3 4.56, ठीक है। अब क्या करना है हम लोगों को, अब इसको कन्वर्ट करना है हमें किस में, हमें कन्वर्ट करना है इसको इंटीजर में, तो मैं प्रिंट कर देती हूँ द प्लेयर स्कोर इज, ये मैं चाहती हूँ कि ये लाइन प्रिंट हो, कॉमा। अब इस फ्लोटिंग पॉइंट को मेरे को अगर इंटीजर में बदलना है तो मैं यहाँ पे इंट फंक्शन लगा दूंगी और इसके अंदर डाल दूंगी वेरिएबल जिसका नाम है प्लेयर स्कोर, जिसके अंदर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू है। अब यहाँ पे इसका स्कोर आ गया, द प्लेयर स्कोर इज 1 2 3 4, राइट। तो यहाँ पे इस तरीके से ये कन्वर्ट किस में हो गया आपका, इंटीजर में। बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, इन अ कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसको हम लोग CRM बोलते हैं, किसी एक रिटेल कंपनी का CRM है यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट है, उसके अंदर आपके पास एक डेटाबेस है जिसमें सारे कस्टमर्स के रिकॉर्ड हैं। हाउ वुड यू यूज द लेंथ फंक्शन टू फाइंड द टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो आपके पास में एक छोटा सा यहाँ पे डेटाबेस दिया हुआ है, इसमें सारी कस्टमर्स का रिकॉर्ड है, आपको गिन के बताना है कि इसकी लेंथ कितनी है, राइट। अभी तो छोटा सा है तो अब लोग तुरंत बता सकते हैं, अगर यही कस्टमर का डेटाबेस बड़ा होगा तो कैसे बताएंगे, लेंथ फंक्शन का हम लोग यहाँ पे इजिली क्या कर सकते हैं, इजिली हम लोग उस चीज का यूज कर सकते हैं। सो लेट्स जस्ट डू दैट। तो यहाँ पे जो कस्टमर डेटाबेस है इसको मैं कॉपी कर रही हूँ, इसको हम लोग पेस्ट कर दे रहे हैं। अब मेरे को ये जानना है, तो ऑब्वियसली है हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमेशा लिस्ट होता है, इस लिस्ट में टोटल कितने आइटम्स हैं इसको मेरे को यहाँ पे इसकी लेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगी, मैं यहाँ पे प्रिंट कर दूंगी। मैं प्रिंट क्या करना चाहती हूँ, द टोटल
नंबर ऑफ कस्टमर्स इन द डेटाबेस इज, अब मेरे को लेंथ चाहिए, राइट? तो मैं यहाँ पे लेंथ के लिए कॉमा लेंथ फंक्शन लगाऊंगी। और किसकी लेंथ चाहिए? तो ये कस्टमर डेटाबेस की। तो इस लेंथ फंक्शन के अंदर हम अपने वेरिएबल को डाल देंगे जिसका नाम है कस्टमर डेटाबेस। रन कर लेते हैं। सो हियर वी आर गेटिंग कि जो टोटल नंबर ऑफ कस्टमर्स इस डेटाबेस में 3 है, और ये तो बहुत छोटा सा तो दिख भी जा रहे हैं, जॉन, जेन एंड एलिस, 3 लोग थे, आ गया, प्रिंट हो गया। यही चीज अगर बहुत लंबी होती ना, ये लिस्ट में अगर 1000 होते तो आप 1000 गिन तो नहीं सकते थे, लेकिन आप जैसे ही लेंथ फंक्शन निकालोगे आपको तुरंत रिजल्ट मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है? यू आर डेवलपिंग अ फाइनेंशियल एप्लीकेशन दैट कैलकुलेट सिंपल इंटरेस्ट। ठीक बात है, हम एक ऐसा फाइनेंस एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट हो जाता हो। अब सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला होता है, स्कूल में सब पढ़े हैं, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो प्रिंसिपल अमाउंट दिया है हमको, इंटरेस्ट रेट दिया है 9.3457%, टाइम पीरियड है 3 साल। अब आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना है सिंपल इंटरेस्ट, और फाइनल जो वैल्यू होनी चाहिए वो डेसिमल में नहीं होनी चाहिए, वो होनी चाहिए इंटीजर में। तो क्या करेंगे? सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे अरिथमेटिक ऑपरेटर लगा के। तो हम लोग यहाँ पे सबसे पहले हम लोगों का प्रिंसिपल अमाउंट P दिया हुआ है, जिसमें कितना अमाउंट है? 1s, 10s, 100, 2,50,000। सो 2,50,000 है, राइट। इसके बाद रेट हमें यहाँ पे दिया हुआ है, रेट की वैल्यू क्या है? 9.3567। टाइम कितना दिया है? 3 साल दिया है। अब सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो SI नाम से मैं वेरिएबल बना रही हूँ, और हमें पता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाय 100। तो यहाँ लिख लेते हैं P इंटू आर इंटू टी, ये हो गया, और डिवाइड बाय 100। तो ये हम लोगों को बेसिकली यहाँ पे कैलकुलेट करना है, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब मैं यहाँ पे प्रिंट करवा लेती हूँ, प्रिंट द सिंपल इंटरेस्ट इज, और इसके बाद हम लोग यहाँ पे कॉमा लगा के SI की जो वैल्यू है इसको डाल देते हैं। तो हम लोगों का यहाँ पे प्रिंट हो गया, सिंपल इंटरेस्ट कितना आ रहा है यहाँ पे? 70,092.525 रुपीज। लेकिन ये क्या बोला है? फाइनल वैल्यू इंटीजर में होनी चाहिए, लेकिन अभी हमारे पास जो वैल्यू है वो फ्लोटिंग पॉइंट में है। तो अब क्या करना पड़ेगा? इस फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू को कन्वर्ट करना पड़ेगा इंटीजर में। तो क्या फंक्शन यूज होगा? जब भी कोई फ्लोटिंग पॉइंट को इंटीजर में कन्वर्ट करना है तो लगा दो क्या वैल्यू? इंटीजर वैल्यू, इंट फंक्शन। द इंटीजर वैल्यू इज, प्रिंट करवा लेती हूँ, कॉमा लगा देते हैं। अब यहाँ पे इंट फंक्शन को कॉल कर लूंगी और इसके अंदर हम लोग टाइप कर डाल देंगे SI को। अब इसको रन करते हैं तो आगे इंटीजर वैल्यू, अब आपका जो वैल्यू थी, फ्लोटिंग पॉइंट था, वो अब कन्वर्ट हो चुका है इंटीजर में, और ये आ चुका है 70092। तो 3 क्वेश्चंस बेसिक से प्रैक्टिस क्वेश्चंस हम लोगों ने किए। अभी तो बेसिक ही पढ़ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चंस का लेवल भी अभी हम लोग का नॉर्मल है। धीरे धीरे क्वेश्चंस का लेवल ग्रेजुअली अप करेंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे होमवर्क दे रही हूँ, समझ के मुझे बताना। आप काम कर रहे हैं, यू आर वर्किंग एट अ ट्रेवल कंपनी, जहां पे आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको पैसेंजर की इंफॉर्मेशन को आपको मैनेज करना है। लेकिन एक टेक्निकल ग्लिच आता है आपके इस पैसेंजर बुकिंग सिस्टम में, और कुछ पैसेंजर्स गलती से अपनी एज को नेगेटिव वैल्यू में डाल देते हैं। लेकिन एज कभी नेगेटिव नहीं होती, तो आपको डेटा जो है उसको सुधारना है। तो अब आप क्या करेंगे कि सारी की सारी जो नेगेटिव एजेस हैं वो कन्वर्ट हो जाए पॉजिटिव में। आज ही इस फंक्शन के बारे में मैं पढ़ाई हूँ। कौन सा फंक्शन यूज होगा इस केस के लिए, मुझे कमेंट करके बताइएगा कि क्या फंक्शन यूज होगा, ताकि मुझे भी पता चले सिर्फ देख रहे हो या सच में प्रैक्टिस भी कर रहे हो। तो मुझे इसका आंसर जरूर बताइएगा कमेंट्स में। अब मूव करते हैं डेटा क्यूरियस माइंड पे। आज देखते हैं क्या हम खास सीखने वाले हैं रिलेटेड टू द डेटा। आज की डेटा क्यूरियस माइंड में ऐसी चीज है जो एक थोड़ा सा सीरियस इशू भी है, चिंता की भी बात है AI के यूज को लेके। डीप फेक वीडियोस, ये सारे सेलिब्रिटीज जिनको हम देख रहे हैं, इनके डीप फेक वीडियोस वायरल हुए हैं। और ये कैसे क्रिएट होते हैं, इसके लिए भी जरूरत पड़ती है, जो AI बेस्ड चीजें, इस पर जरूरत पड़ती है डेटा साइंस की, जिनकी मदद से हम लोग ऐसे डीप फेक वीडियोस आजकल लोग बनाते हैं। ऐसे बहुत से सेलिब्रिटीज हैं, फ्रॉम रतन टाटा टू सचिन तेंदुलकर, बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जिनके डीप फेक वीडियोस वायरल हुए हैं, और बहुत ज़्यादा लोग इस चीज़ से, ये चीज़ क्यों ना, क्योंकि कहीं ना कहीं नेगेटिव भी है। आपके लेट्स सपोज कोई भी किसी भी सेलिब्रिटी का डीप फेक वीडियो बना के कोई नेगेटिव चीज़ें सर्कुलेट कर सकता है।
तो ये डीप फेक वीडियोस जो क्रिएट होते हैं, इसके लिए भी जो एआई है, इसके पीछे भी डेटा साइंस का एक बहुत बड़ा यूज है, राइट? कैसे ये क्रिएट होता है? तो कुछ चीजें पॉजिटिव है इसकी, तो कुछ चीजें इस डीप फेक वीडियोस की नेगेटिव भी है। लेकिन हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं कि इस डीप फेक वीडियोस के पीछे, क्योंकि देखो ना आप, जैसे हूबहू मिलते जुलते चेहरे लोग बना ले रहे हैं। वही लोग, पहले क्या होता था, फेक न्यूज का जमाना था कि किसी ने ये XYZ बात बोल दी, उसको फेक कर दिए, उस फेक न्यूज को फैला दी हर जगह, व्हाट्सएप में इधर उधर सब जगह फॉरवर्ड कर दिए, सोशल मीडिया में। लेकिन अब तो ऐसा इंसान हूबहू उसका चेहरा बन जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये चीज तो अरे इंडियन सेलिब्रिटी ने बोली है, राइट? तो ये जो डीप फेक अब वीडियोस भी आ चुके हैं, तो हम आज बात करने वाले हैं कि डीप फेक वीडियोस को बनाने के पीछे क्या डेटा साइंस जो है वो यूज होता है। डीप फेक, जिसका मतलब होता है डीप, यानी कि कॉन्सेप्ट आया डीप लर्निंग से। जब हम लोग पाइथन पढ़ते हैं, उसके बाद डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए मशीन लर्निंग पढ़ते हैं, उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डीप लर्निंग। तो पाइथन स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद ही आप पढ़ पाओगे ML, और उसके बाद पढ़ पाओगे डीप लर्निंग। तो डीप लर्निंग का डीप यहाँ से लिया गया, और फेक मतलब किसी चीज को गलत तरीके से दिखाना, ये होता है फेक। तो इस तरीके से मिलके बनाएंगे डीप फेक, यानी कि डीप लर्निंग की मदद से जो आप फेक वीडियोस, ये सारी चीजें क्रिएट करते हैं, जिसके लिए बेसिकली आपका एआई यूज होता है। तो इस पे एक बहुत अच्छा आर्टिकल मैंने पढ़ा था, मैं वही आप लोगों के साथ भी शेयर कर रही हूँ। ये आर्टिकल बेसिकली डेटा साइंस सेंट्रल, एक कम्युनिटी है बहुत बड़ी डेटा साइंटिस्ट, बिग डेटा प्रैक्टिशनर्स की, उन्होंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था कि कैसे डेटा साइंस इन्वॉल्व है आज की डेट में डीप फेक वीडियोस को बनाने के लिए। तो सबसे पहले क्या होता है, डीप फेक वीडियोस क्या होते हैं? डीप फेक वीडियोस मशीन लर्निंग, डेटा डीप लर्निंग जो इसका पार्ट है, इसकी मदद से एक एल्गोरिदम होता है जिसको बोलते हैं जैन, यानी कि जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। अब ये जो जैन होता है, ये क्या है? मशीन लर्निंग और डीप लर्निंग का एक एल्गोरिदम का नाम है जैन, यानी कि जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। अब ये जो जैन है, इसको मैं आपको बहुत आसान भाषा में हिंदी में समझाती हूँ कि होता क्या है। जैन का कॉन्सेप्ट होता है कि दो अलग अलग न्यूरल नेटवर्क एक साथ कंपटीशन कर रहे हैं। जैसे कि हमारे दिमाग में एक न्यूरल नेटवर्क होता है, हम किसी गर्म चीज को छूते हैं तो तुरंत पीछे हट जाते हैं, न्यूरल नेटवर्क है, राइट? कोई चीज हम स्मेल करते हैं, न्यूरल नेटवर्क है। तो क्या होता है, जैन यानी कि जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क में दो तरीके के न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं यहाँ पे। एक न्यूरल नेटवर्क क्या करता है, इन इमेजेस को, बहुत सारी इमेजेस या वीडियोस के डेटा सेट को ट्रेन करता है, और दूसरा न्यूरल नेटवर्क ये चेक करता है कि जो ट्रेन किया गया है वो सही है या नहीं है, राइट? ऐसा समझिए इस चीज को कि दो न्यूरल नेटवर्क्स हैं। पहला न्यूरल नेटवर्क ना एक आर्टिस्ट की तरह है, ठीक है? जिसके पास में, देखो आर्टिस्ट क्या करता है, आपको देख के आपकी फोटोज बनाता है, वीडियोस बनाता है, या जो करता है, ऐसे आपके पास में बहुत सारा डेटा है। एक न्यूरल नेटवर्क जो है आपका, वो क्या कर रहा है, वो आर्टिस्ट की तरह है, वो बहुत सारी फोटोज को देख रहा है और वैसी मिलती जुलती फोटो बनाने की कोशिश कर रहा है। और जो दूसरा न्यूरल नेटवर्क है, वो चेक करता है, वो ये चेक करता है कि इस आर्टिस्ट ने इतनी सारी फोटोज को देखने के बाद जो ये फोटो बनाई है, वो ये फोटो सही बनाई है या गलत बनाई है। तो दो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क में। एक इमेजेस को या वीडियोस को क्रिएट करता है, और दूसरा न्यूरल नेटवर्क ये चेक करता है किसने जो बनाया है वो असली वाले से मिलता जुलता है या नहीं है। ये होता है बेसिकली आपका जैन, जिसको हम लोग बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क। तो सबसे पहले इसकी शुरुआत कैसे होती है? सबसे पहले शुरुआत होती है डेटा कलेक्शन के साथ। कोई भी सेलिब्रिटीज का डीप फेक वीडियो इसलिए इतनी आसानी से बन जाता है क्योंकि वो ऑलरेडी सेलिब्रिटी है, उनकी इतनी सारी फोटोज, वीडियोस, ऑडियोज अवेलेबल है सोशल मीडिया पे। तो डीप फेक वीडियो के लिए बहुत ज्यादा बड़ा डेटा वीडियोस का और इमेजेस का लिया जाता है। अगर इंडियन सेलिब्रिटीज हैं तो उनका लिया जाएगा। उसके बाद डेवलप करते हैं ऐसे डीप लर्निंग मॉडल्स। कौन सी एल्गोरिदम यूज होती है यहाँ पे? उसको बोलते हैं जनरेटिव एडवर्सरल नेटवर्क, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। जो आपके चेहरे के हाव भाव, आपके एक्सप्रेशंस, इन सारी चीजों को कॉपी कर लेते हैं। अब जाहिर सी बात है, कोई सैड है तो उसके एक्सप्रेशंस अलग होंगे, और जो कोई खुश है तो उसके एक्सप्रेशंस अलग होंगे। उसके बाद आता है फीचर एक्सट्रैक्शन, जहां पे आप बारीकियों पे काम करते हैं, जहां पे आपके फेशियल लैंडमार्क्स, आपके एक्सप्रेशंस, किसी को चेहरे में तिल होता है, मोल होता है, वो एक आपका अलग एक्सप्रेशन देता है, राइट? ये सारी चीज आप फीचर एक्सट्रैक्शन करके निकालते हैं जब भी आप डीप फेक वीडियोस ऐसा कुछ क्रिएट करते हैं। तो अब इसके बाद सिंथेसाइजिंग न्यू वीडियोस, कि अब आपने क्या किया, पहले तो सबसे पहला स्टेप होता है मॉडल को ट्रेन करने का। मॉडल को, कोई भी सेलिब्रिटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ आलिया भट्ट, उसकी इतनी फोटोज वीडियोस दिखा दी आपने, उसको पूरा ट्रेन कर दिया, राइट? अब उसके बाद आपको नई वीडियो बनानी है किसी और
हम लोग देखते हैं ना कि बॉडी किसी और की होती है और चेहरा किसी और सेलिब्रिटी का आ जाता है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिंथेसाइज़ करते हैं न्यू वीडियो कि उस सेलिब्रिटी की चेहरे की जगह कोई और यहाँ पे जो भी आप टारगेट डालना चाहते हैं फेस का वो डाल पाएँ। उसके बाद रिफाइनमेंट एंड ऑप्टिमाइज़ेशन होता है, जहाँ पे डेटा साइंटिस्ट उस मॉडल को फाइन ट्यून करते हैं कि हूबहू वैसा का वैसा दिखने लगे, लोग फ़र्क ना पड़ कर पाएँ कि क्या रियल है और क्या फेक है। उसके बाद होता है डिटेक्शन एंड मिटिगेशन, जहाँ पे इस एल्गोरिथम की इनकंसिस्टेंसीज़ को, एक्सप्रेशंस को, छोटी-छोटी चीज़ों को चेकआउट किया जाता है। तो अगर डीप फेक वीडियोज़ एक एआई प्रोडक्ट है, तो उसके पीछे डेटा साइंस भी आपका एक बहुत बड़ा पार्ट है। कुछ बहुत बुरी चीज़ें हैं, तो कुछ थोड़ी अच्छी चीज़ें भी हैं कि एक इंडियन फ़िल्म है, जिसने जो एक्टर डेड हो चुके हैं, उनको वापस से रिक्रिएट किया बाय यूज़िंग दिस डीप फेक वीडियो, बाय यूज़िंग दिस डीप लर्निंग जनरेटिव एआई का यूज़ किया और उसको एआई के थ्रू लेके आए, राइट? तो कुछ चीज़ें अच्छी है कि आप किसी को याद करना चाहते हैं जो नहीं है आपके साथ, तो उनके वीडियोज़ क्रिएट हो पा रहे हैं, राइट? उनसे आप बेसिकली देख पा रहे हैं, तो कुछ अच्छी मेमोरीज़ हैं। लेकिन इसका गलत तरीके से यूज़ करना ये भी सही बात नहीं है, राइट? तो कुछ चीज़ें अगर अच्छी होती है तो बुरी भी होती हैं और ये एआई है, लेकिन मैं जैसा हमेशा बोलती हूँ, कितना भी एआई सीख लो, लेकिन हम इंसान ना एक-दूसरे से कनेक्ट होते हैं इमोशन से, राइट? इमोशन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंसान के जीवन में, वरना तो फिर क्या है, हम भी मशीन टाइप ही हो जाएँगे। तो अब यहाँ पे मेरे पास एक क्वेश्चन है आज के जैसा मैंने बोला है कि मैं एक क्वेश्चन ज़रूर लूँगी, नाम किसी का रिवील नहीं होगा, ताकि आप लोग बिना किसी हिचकिचाहट, झिझक के सवाल पूछने में कोई दिक्कत ना हो आपको। तो यहाँ पे बोल रहे हैं ये कि मैम कंपनीज़ ना 3 टू 5 इयर्स का एक्सपीरियंस माँग रहे हैं और जब तक जॉब नहीं देगा तो एक्सपीरियंस कैसे मिलेगा? तो आपका क्वेश्चन वाजिब है कि कंपनी 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस माँग रही है। अब आपको कहना है कि तो देखो ऐसा नहीं होता कि अगर आप डेटा साइंस में जा रहे हो तो ऐसा कभी नहीं होता कि कंपनी सिर्फ़ एक्सपीरियंस होल्डर्स को ही ले रही है। कंपनीज़ फ्रेशर्स को भी लेते हैं। लेकिन उस फ्रेशर के पास में ना इतना अच्छा स्किल सेट होना चाहिए कि कंपनी आपको ले पाए। अब आपका स्किल सेट कैसे दिखेगा? क्योंकि आधे घंटे के इंटरव्यू में मैं आपको पूरी तरीके से तो नहीं जान सकती ना, आप तो स्ट्रेंजर ही हो मेरे लिए। तो इसके लिए आपको काम करना पड़ेगा अपने प्रोजेक्ट्स पे। आपको अगर स्टूडेंट हो, अगर आप फ्रेशर स्टूडेंट हो या फ्रेशर हो, तो आप काम करिए, अच्छे प्रोजेक्ट्स बनाइए, इंटर्नशिप्स वगैरह पे अप्लाई करिए, ताकि आपके पास इतना अच्छा आपके पास में एक्सपीरियंस हो। बहुत सारे लोग क्या समझते हैं पता है कि कंपनी में काम करना ही आपका एक्सपीरियंस है। आप अपने स्किल्स में भी काम कर के, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, ये रियल एग्ज़ाम्पल है। एक वर्किंग प्रोफ़ेशनल है, नॉन आईटी बेस्ड जॉब करते थे, लेकिन 1 साल लगा के उन्होंने इतने बढ़िया प्रोजेक्ट्स पे काम किया ना कि इतना अच्छा किसी फ्रेशर मतलब एक्सपीरियंस प्रोफ़ेशनल को भी 1-2 साल वाले को नहीं आता है। तो वो बेसिकली सेलेक्ट हो गए एंड दे आर गेटिंग द हाई पैकेजेज़। तो सिर्फ़ इस सोच के साथ मत रहिए कि एक्सपीरियंस होल्डर्स को लिया जाता है, ये गलतफ़हमी में हैं आप। फ्रेशर्स को भी लिया जाता है और अच्छी खासी डिमांड के साथ लिया जाता है। आज की डेट में ना इंडिया में 63 से 70% डिमांड है कि हमको जॉब चाहिए। रिक्रूटर्स आई स्किल बहुत सारी कंपनीज़ के साथ कनेक्टेड हैं। बहुत सारी एचआर्स के साथ जब मेरी बात होती है तो बोलते हैं हमको फ्रेशर्स चाहिए, हमको अच्छे स्किल होल्डर्स चाहिए, लेकिन दिक्कत क्या आती है कि आपके पास में स्किल्स नहीं होते हैं और आपको लगता है कि सिर्फ़ ये एक्सपीरियंस को ले रहे हैं। एक्सपीरियंस को इसलिए लिया जाता है क्योंकि उनके पास स्किल है। अगर फ्रेशर के पास में भी स्किल है तो उनको भी ज़रूर अपॉर्च्युनिटीज़ मिलते हैं और डेटा साइंस में, डेटा एनालिटिक्स में फ्रेशर्स के लिए भी बहुत अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। हमें ज़रूरत है ऐसे लोगों की, राइट? तो इस भ्रम में मत रहिए, अपने स्किल्स पे ध्यान दीजिए, प्रोजेक्ट्स पे ध्यान दीजिए और सारी चीज़ों को कोड के थ्रू अच्छे से प्रैक्टिस करिए। और इसके साथ ही कुछ भी सवाल हों आप लोगों के, आप अगर डायरेक्ट यूट्यूब में तो पूछ ही सकते हो। साथ के साथ अगर आप कनेक्ट करना चाहते हो मेरे साथ, निशांत भैया के साथ, तो हम दोनों भाई-बहन के साथ कनेक्ट करने के लिए आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल द iskill.founders से कनेक्ट कर सकते हैं या कंपनी ऑफिशियल पेज द iskill में भी कनेक्ट कर सकते हैं। फिर भी कोई प्रॉब्लम आए तो आपको नीचे स्क्रीन पे व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कोई भी अगर नोट्स नहीं मिलता या कुछ भी प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हमारी टीम आपको ज़रूर हेल्प कर देगी। तो जो मैंने पिछला पढ़ाया है उसको प्लीज़ प्रैक्टिस करिए, रिवाइज़ करिए और जो मैंने होमवर्क दिया है, मुझे इंतज़ार रहेगा आपका कमेंट्स में कि आप मुझे उम्मीद है कि मैं जिन लर्नर्स को पढ़ा रही हूँ ना, वो सच में पढ़ने के लिए आए हैं और वो सच में मुझे जवाब कमेंट में सॉल्व करके बताएँगे, क्योंकि मेरे को भी एज़ अ एजुकेटर खुशी तभी होती है जितना पढ़ाने के बाद जब बच्चा एक बार आके जवाब लिख देता है ना, तब सैटिस्फैक्शन होता है कि हाँ, इतना जो पढ़ाई हूँ लोगों को समझ में आ रहा है। वरना क्या मतलब मेरे पढ़ाने का अगर आपको समझ ही ना आए तो, राइट? तो मुझे बताइएगा ज़रूर, मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में। स्टे डेटा क्यूरियस एंड कीप लर्निंग।